नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हुंकार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। संसद में सुरक्षा चूक की घटना को आज 5 दिन हो गए हैं। इस घटना की वजह से 3 दिनों तक संसद का काम ठप रहा और इस बात की पूरी आशंका है कि अगले हफ्ते भी संसद का काम ठप ही रहेगा। यह वाकई एक गंभीर सुरक्षा चूक का मामला है। संसद की सुरक्षा को धत्ता बताकर जिस तरीके से आरोपी संसद के भीतर स्मोक कैनिस्टर लेकर पहुंचे, यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा सबक है और इस सुरक्षा चूक की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, तभी आगे इस तरह की घटना नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर यही बात कही है। पीएम के मुताबिक यह घटना बहुत ही दुखद और चिंताजनक है और वाद विवाद या प्रतिरोध के बजाय इसकी गहराई में जाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि समाधान का रास्ता ढूंढने के लिए गहराई में जाना जरूरी है। लेकिन इस घटना को लेकर विपक्ष सुरक्षा चूक का मुद्दा उठाने के साथ साथ अब बेरोजगारी का एंगल भी उठा रहा है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वारदात के पीछे बेरोजगारी है और महंगाई है। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि अखिलेश यादव भी ऐसा ही कुछ कह चुके हैं। अखिलेश से पहले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी और समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य भी बेरोजगारी वाला एंगल उठा चुके हैं। यहां तक कि कई नेता ऐसे हैं जो आरोपियों से सहानुभूति भी जता चुके हैं। लेकिन क्या ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की तरह नहीं है? बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है यकीनन, लेकिन क्या बेरोजगारी के नाम पर किसी को कुछ भी करने की इजाजत दी जा सकती है? क्या यह देश को अराजकता की तरफ ले जाना नहीं होगा? और क्या बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर विपक्ष सरकार पर ही सुरक्षा चूक के आरोप को खुद कमजोर नहीं कर रहा है? आज इन तमाम सवालों पर होगी बहस, लेकिन पहले यह वार पलटवार आपको दिखाते हैं। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट मोस्ट इमेच्योर्ड है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे, तो ये जो बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, बोगस है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो किसी को जाके मर्डर कर सकते हैं, किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी को कम से कम इतना तो सेंस रहना चाहिए। उनके जो अध्यक्ष है खरगे, तो इनको थोड़ा उनको समझाना चाहिए राहुल गांधी को। प्रधानमंत्री जी, गहराई से नहीं, डूब कर जांच होनी चाहिए। इसमें पता लगाना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री रहते हुए देश में जो कभी नहीं हुआ था वो घटना घटित हुई। आप बताएं ना मुझे। बाहर से लोग गए, अंदर पहुंचे, अंदर पहुंचने के बाद संसद भवन के पास गए, संसद भवन से वो दर्शक दीर्घा तक गए, दर्शक दीर्घा से कूद भी पड़े और भविष्य में ये घटना घटित नहीं होगी, इसके बारे में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए। संसद के अंदर जो यह घटना हुई है उसकी जांच चल रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये हताश, निराश, उदास जो घमंडिया गठबंधन है, जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए सब दल और उनके नेता हैं, वह इस प्रकार के कुचक्र करेंगे। लेकिन देश की जनता खूब समझती है, देश की जनता मोदी जी के साथ है। It's a security lapses. Home Minister already admitted that, and this is a very serious matter, no doubt of it. Let them investigate the matter. वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई चीजें कह जाते हैं, समझे ना। वो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने वो छलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ऐसे किसका कारण क्या होता है, इसमें मैं क्या करूं? अब वो टिप्पणी देते हैं, लोग हंसते हैं, अब क्या करें। राहुल गांधी जी ने कोई गलत नहीं कहा, ये हमने भी कहा था, लेकिन इस देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हाल ही में हुए चुनावों में जो करारी हार हुई है, उसके बाद जो सदमे में था, अब केवल
एक बहाना बनाकर सदन को रोकना चाहता है, कार्रवाई नहीं करना चाहता, बिलों पर चर्चा नहीं करना चाहता, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं फिर एक बार निवेदन करता हूं विपक्ष के नेताओं से कि आइए सदन को चलने दें, आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएं। तो सुना आपने और देखा आपने कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। लेकिन वहीं जो विपक्ष है वो कह रहा है कि ये बेरोजगारी की वजह से हुआ है, ये महंगाई की वजह से हुआ है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान इस पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करा देती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपमा आचार्य जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर के। पीके शर्मा हैं, पीके मिश्रा माफ कीजिएगा, पूर्व डायरेक्टर हैं पार्लियामेंट सिक्योरिटी से, वो इस वक्त हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुपमा जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ। अनुमा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होने दीजिए, जब जांच होगी तब सामने आएगा कि आखिर क्यों हुआ ये। लेकिन राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, वो कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी की वजह से हुआ है। अनुमा जी, क्या आपका भी ये मानना है कि इतनी बड़ी सेंधमारी सुरक्षा में क्या इसके पीछे बेरोजगारी का ही एक एंगल है कि बेरोजगार युवा आते हैं और इस तरीके से आतंक मचाते हैं पार्लियामेंट में आके? पूजा जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जो बात आपने बिल्कुल एक लाइन में कर दी, वो तो बात ऐसी है ही नहीं। हम सभी जानते हैं संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है, मैं खुद भारतीय वायुसेना से आती हूँ, मैं जानती हूँ 24 साल की सर्विस के दौरान मैं जानती हूँ कि जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो कितनी अहम होती हैं। उनकी सुरक्षा हमारे देश के सम्मान की बात है। लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहते हैं, ये केवल एक जुमला नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी बोला करते हैं। और जो आप बात कह रही हैं, बात पूरी की पूरी कुछ और है। सारा मुद्दा संसद के ऊपर सेंधमारी करके आए युवाओं का है। पर मैं आपसे एक सवाल यहां पूछना चाहती हूं और बड़े ध्यान से सुनिएगा। कारगिल भारतीय जनता पार्टी के समय में होता है, उरी भारतीय जनता पार्टी के समय में होता है, पठानकोट उनके समय में होता है, सांबा होता है, नगरोटा होता है और श्रीनगर एयरबेस पे ड्रोन का हमला उनके समय में होता है। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के समय में लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर जिस तरह के हमले होते हैं। ये इंटेलिजेंस फेलियर केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों होता है? उसका कारण है इनका अहंकार है। देश तो इन्होंने बनाया नहीं, तिनका तिनका करके कांग्रेस के और आगे आने वाली पार्टियों ने देश बनाया। इनको सजी सजाई थाली मिली थी। केवल चुनाव लड़ना, केवल चुनाव के पहले सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके चुनावी सभाओं में उलझुल बोलना, संसद में बयान नहीं देना। जो बात आप कह रही हैं, मैं आपके इन तमाम प्रतिक्रियाओं को, सवालों को लेकर जाऊंगी। सिद्धार्थ जी से सवाल पूछूंगी मैं। अनुमा जी, लेकिन मैं तो यही कह रही हूं ना कि ये बहुत गंभीर मामला है, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि बेरोजगारी, महंगाई की तरफ इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है? ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए, आपका पूरा हक है। सुरक्षा में चूक का मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि डाइवर्जन हो रहा है मुद्दे का बेरोजगारी की बात कहकर? पूजा जी, एक बात बताइए, ये सब आप ही समाचार खबरों चैनल ने बताया कि उन युवाओं ने खुद कहा कि बेरोजगारी मुद्दा है। विपक्ष अपने आप नहीं कह रहा, आप तो अच्छी तरह जानती हैं। इसको अलग तरीके का एक मुलम्मा चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जो पूछताछ के दौरान पुलिस में उन युवाओं ने कहा, उसकी बात हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, यानी अनुमा जी, आपने तो जो उन्होंने बयान दिया उनकी बात मान ली। इसका मतलब आपके हिसाब से तो जांच ही नहीं होनी चाहिए कि क्यों हुआ। आप तो क्लियर हैं कि तो बेरोजगारी की वजह से हुआ। मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ अनुमा जी, आपके पास आ रही हूँ। सिद्धार्थ जी, आपसे एक रिएक्शन चाहूंगी। कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि ये बेरोजगारी की वजह से हुआ है, और जो वो युवा बाहर थे उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि हम बेरोजगार हैं और इसी वजह से हम परेशान हैं, इसलिए ये हुआ है। गलत है। क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा है? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो जितना ये गंभीर विषय है और जितना संवेदनशील विषय है, ऐसे ही हम सब पैनल के लोगों को, देश के नेताओं को इस पर रिएक्ट करना चाहिए। ना इसमें बचकाने बयान आने चाहिए, ना ही हमें कोई गैर जिम्मेदाराना पूर्वक कुछ इसमें बात कही जानी चाहिए। देश के लोकतंत्र के मंदिर पर सेंधमारी हुई, अगर सुरक्षा में चूक हुई तो क्यों नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल पार्टियां उसको सीरियसनेस से लें।
या कोई मौका नहीं छोड़ा जा सकता अपनी राजनीति चमकाने के लिए, या हर मौके पे कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए किसी ना किसी नेता को वो आगे आना पड़ता है, या राहुल जी के बचकाने की हरकत के कारण अब पूरी कांग्रेस पार्टी भी उनके पीछे लग जाती है, सो ब्यूटीफुल सो लवली करने लग जाती है, जो बोल दिया राहुल जी ने वही सबसे अच्छा है, हमें भी बोलना पड़ेगा बेरोजगारी मुद्दा है। ऐसा नहीं है पूजा जी, ये बात आप जानती हैं। अभी अनुमा जी बहुत अटैक्स को गिना रही थी, देश में ये अटैक हुआ, क्या अटैक कार्यकाल से गिनाए जाएंगे? और अगर गिनाना है तो ये कालखंड वो चल रहा है जब सबसे ज्यादा देश सुरक्षित है। हम तो देखा करते थे, हर जगह अनाउंसमेंट होती थी, हर मार्केट में, कि कोई भी लावारिस बैग दिखे तो बचकर रहना, पुलिस को इन्फॉर्म करना। सिद्धार्थ जी, आप कह रहे हैं देश सुरक्षित है, यहाँ तो लोकतंत्र का मंदिर तक सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से सुरक्षा में सेंधमारी लगा दी जाती है? सिद्धार्थ जी एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो युवा तो खुद कह रहे थे ना कि हम बेरोजगारी की वजह से प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम सरकार को जगाना चाहते हैं, तो आप इस मुद्दे को ये तो नहीं कह सकते ना कि मुद्दा कोई है ही नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं, आप ये तो नहीं कह सकते ना। आप मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मैं पूजा जी इसका जवाब दूंगा। मैं अपनी बात भी पूरी कर देता हूं। आज वो कालखंड चल रहा है जब देश के हर नागरिक के मन से वो डर निकल चुका है, जो डर एक बैठ चुका था। देश का कोई शहर ऐसा नहीं था जहां बम विस्फोट नहीं हुआ करते थे, आतंकी हमले नहीं हुआ करते थे, आतंकी देश के कोने कोने तक पहुंच गए थे। आज हम सुरक्षित हैं और अनुमा जी जैसे लोग और इनकी पॉलिटिकल पार्टियां अगर नैरेटिव बनाना चाहती है तो देश तो इनको बार बार जवाब दे रहा है। अब इन युवाओं की बात करते हैं। कौन सा दिन चुना गया? 13 दिसंबर, जब भारत की संसद पर हमला हुआ था। मौका देना चाहिए। और इन्होंने आकर के अनुमा जी आ रही हूं कौन से किस अनुमा जी को या कौन से राहुल जी को जाकर के बताया था कि हम बेरोजगार है? अरे FIR तो पढ़िए। अरे जूतों को बेरोजगार लोगों ने फ्लाइटें ली, देश के कोने कोने से आकर के मिले, जूतों में छेद करवाए, स्पेशल जगह से डिजाइन करवाए, उसके अंदर कैनिस्टर लगवाया, और राहुल जी उनको कवच पहनाने के लिए कहेंगे कि वो बेरोजगार है। ये सिद्धार्थ जी, आप एक बहुत बड़ा आपने एक स्टेटमेंट दिया, बयान दिया। अनुराग जी बताइए, बीजेपी कह रही है कि ये जो बयान दे रहे हैं ना बेरोजगारी के, ये जो महंगाई के बयान जो अखिलेश यादव ने भी दिया, ये तो हास्यास्पद है, इसकी वजह से ये नहीं हुआ है अटैक, इसके पीछे कुछ और साजिश है, ये आप ही की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए हास्यास्पद क्या है पता है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो वही पार्लियामेंट जिसको ये कहते थे पूरा देश सुरक्षित है, और पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है तो देश कहाँ से सुरक्षित होगा? इसका जवाब दे दे भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी, जिनके चिट्ठी लिखने से ये पास बना, वो अंदर गए, और जब पार्लियामेंट का सांसद चिट्ठी लिखता है, किसी को पार्लियामेंट भेजता है, तो उसमें लिखा होता है फॉर्मेट में कि मैं इन व्यक्ति को भली भांति जानता हूँ, इनकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। जब वो भली बात जानते हैं, सारी जिम्मेदारी भी लेते हैं, फिर बहस तो खत्म हो जाती है ना। उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, उसको खोज रहे हैं। ये नहीं खोज रहे हैं कि भाई आपका सांसद, उसने चिट्ठी लिखी, उससे ये अंदर गए, पार्लियामेंट की सुरक्षा में चूक हुई, इसकी चाहिए। सरकार पार्लियामेंट में बोलने में बचती है, पार्लियामेंट के बाहर 10 जगह बातें हो रही, लेकिन सदन के अंदर में बोलने से क्यों कतरा रही भाई? क्यों नहीं आप अपने संसद को बुलाते? संसद जो जिसके माध्यम से ऐसी बातें हुई उसको कटघरे में खड़े करें ना भारतीय जनता पार्टी। सवाल पूछना आपका अधिकार है और जवाब देना सरकार का कर्तव्य है। बिल्कुल ठीक है अनुराग जी, सवाल पूछ रहे। अरे पूछ लीजिए, सुन लीजिए अनुराग जी, मैं आ रही हूँ। सुन लीजिए, ठीक नहीं है अनुराग जी, ये ठीक नहीं है, ये नहीं, सुनिए, ये बहुत खराब है कि आप जैसी फंसने लगी बीजेपी तो आप भागने लगी। ठीक है अनुराग, नहीं है, अनुराग जी, आपको पूरा मौका दे रही हूं मैं, आप मुझ पर तो सवाल मत उठाइए अनुराग जी। हमारा पार्लियामेंट, मैंने इस चर्चा की शुरुआत अनुमा जी से की है। नहीं अनुराग जी, आप इस तरीके से सवाल नहीं उठाएंगे, आप मुझ पर सवाल मत उठाइए। अभी तो 1 मिनट नहीं बोला है, कम से कम 2 मिनट बोलने दीजिए। बोलिए, पूरी कीजिए, 2 मिनट बोलने दीजिए भाई। आप देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल अनुराग जी रोकूंगी माफी के साथ आपको। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बनारस में हैं और संबोधन कर रहे हैं, वो सुनाते हैं दर्शकों। एक गरीब विधवा के घर में जीवन ज्योति बीमा का पैसा पहुंच गया, मुसीबत की जिंदगी में उसको इतनी बड़ी सहाय मिल गई, तब उसको लगता है अरे मैंने तो कितना बड़ा काम किया है। एक सरकारी मुलाजिम को जब ये सुनता है तो उसको जीवन का एक नया संतोष मिलता है। बहुत कम लोग हैं जो इसकी ताकत समझते हैं कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा से हो क्या रहा है। जो बाबू लोग इस काम से जुड़े हैं, जब सुनते हैं, जब मैं भी यहां बैठा हूं सुनता हूं कि मोदी जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया था, अचानक मुझे खबर आई 2 लाख रुपए मिल गया। कोई बहन कहती है कि बचपन से ही हम तो धुएं में जिंदगी गुजारते थे,
गैस आ गया, जिंदगी बदल गई। उससे बड़ा जो सबसे बड़ी बात की बहन ने, उसने कहा गरीब और अमीर का भेद मिट गया। गरीबी हटाओ नारा देना एक बात है, लेकिन एक गरीब कहता है कि मेरे घर में गैस का चूल्हा आते ही गरीबी और अमीरी का भेद खत्म हो गया। जब वो कहता है कि मैं पक्के घर में रहने गया तो मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मेरे बच्चे सम्मान के साथ स्कूल कॉलेज में अपने दोस्तों के सामने खड़े रहने लगे। झोपड़ी में रहते थे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते थे, कच्चे घर में रहते थे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते थे, दबे हुए रहते थे, आत्मविश्वास नहीं था। पक्का घर मिलते ही दीवारें नहीं, पक्की छत नहीं, जिंदगी आत्मविश्वास से भर गई है। अब वो दूर से मकान देखने से पता नहीं चलता है, बैंक से चेक गए इसलिए पता नहीं चलता है। जब उस लाभार्थी के मुंह से सुनते हैं ना, तब पता चलता है चलो भाई जीवन धन्य हो गया, किसी की जिंदगी में बदलाव आ गया। अब मैं देख रहा था हमारे गुप्ता जी बोलना बंद ही नहीं कर रहे थे। क्यों? उनका मन इतना उत्साह से भर गया था कि इतनी योजनाओं का लाभ मिला, सामने से कि 10,000 रुपया बैंक से मिल जाए। साहूकार से भी पैसा लेने में दम उखड़ जाता है, ये बैंक सामने से पैसा दे तब उसका विश्वास बढ़ जाता है, ये मेरा देश है, ये बैंक मेरी है। और मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि रेलवे मेरी है, ये अस्पताल मेरी है, ये अफसर, ये ऑफिस सब मेरा है, ये देश मेरा है। ये भाव जब जगता है तो देश के लिए कुछ करने की इच्छा भी जग जाती है। और इसीलिए ये जो प्रयास है ना, वो बीज बो रहा है। बीज इस बात का बो रहा है कि भाई हमारे माँ बाप को मुसीबतें झेलनी पड़ी, हमें भी जिंदगी में मुसीबतें झेलनी पड़ी, लेकिन हमें अपने बच्चों को मुसीबत में जीने के लिए मजबूर नहीं करना है। पीके मिश्रा जी पूर्व डायरेक्टर हैं पार्लियामेंट सिक्योरिटी के। पीके मिश्रा सर, मैं ये समझना चाहूंगी कि देश की सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाली इमारत जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, और जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि जब कोई संसद में एंटर करना चाहता है तो किसी तरीके के रिकमेंडेशन सिग्नेचर वहां पर जरूर चाहिए होते होंगे। इतने तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है उनके बीच इस तरीके से बड़ी चूक होना, क्या ये इतना आसान रहा होगा इन सब के लिए? बिल्कुल पूजा जी, मैं बताना चाहता हूं कि मैं मानता हूं ये सुरक्षा में, पार्लियामेंट का सुरक्षा में बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है, त्रुटि हुआ है, जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। 2001 का मैं देखा था, 2001 में जो भी हुआ था वो पार्लियामेंट का आयरन गेट और पार्लियामेंट का बिल्डिंग गेट के बीच में हुआ था, जिसमें संसद भवन के अंदर, बिल्डिंग के अंदर आतंकवादी नहीं घुस चुके थे, वो घुस नहीं सकते थे। लेकिन इस बार जो हुआ, छोड़िए वो आतंकवादी है या नहीं वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन वो पार्लियामेंट का लोकसभा के वेल के अंदर चले गए और जूते में कैनिस्टर रख के लाना, स्मोक कैंडल रख के लाना और जूते को स्पेशल तरीके से बनाना शू मेकर से, और इसका प्लानिंग करना, फंडिंग करना। दूसरा है नागौर में लेकर के ललित झा, ये जो 5 टेलीफोन था उसको जला देना, इसमें क्लियरली पता लगता है कि ये इस 6 आदमी का काम नहीं है। मैं रिपीट, 6 आदमी का काम नहीं है। 2 चीज़ मैं बताऊंगा। पार्लियामेंट सिक्योरिटी में त्रुटि और लैप्स जरूर हुआ है, क्योंकि वहाँ फ्रिस्किंग ठीक से नहीं किया गया है, और पार्लियामेंट का जो पब्लिक गैलरी है उसका हाइट इतना कम है और उसको ग्लास में कवर नहीं किया गया है ओल्ड पार्लियामेंट के जैसे, ताकि वो जंप कर गए। दूसरा है
देखिए कोई भी ऑनरेबल एमपी अगर किसी को रिकमेंड करते हैं, बेशक वो डकैत हो, बेशक वो जैश मोहम्मद को हो, बेशक लश्कर तोयबा को हो, वो अगर बिना हथियार का उसको चेकिंग करके अंदर जाएगा, क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर लेगा। लेकिन यहाँ जो है वो अंदर जब आया उसको 4 जगह पर 5 जगह पर फ्रिस्किंग हुआ है और उसने रैकी भी किया है। रैकी करके उसने पता भी लगा लिया कि उसका जूता को चेक नहीं किया जा सकता है, तो वो जूते में लाने को उसने सोच लिया। तो इसके पीछे ललित झा नहीं है, ना कैलाश है, ना महेश है, ना सागर है, ना मनोरंजन है। इसके पीछे एक बड़ा ग्रुप है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि पॉलिटिकल लीडर है या कौन है, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई ग्रुप है जो उनको बता है। और ये जो महंगाई का और बेरोजगारी का है, ये बोलने के लिए है। इट इज ए सिक्योरिटी लैब्स, कुछ और लोग इसमें शामिल है जिसको कि पता लगाया जाएगा। 2 कमिटी उसमें बनाया गया है। एक तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी को बढ़ाने का क्या कमी है देखने का, एक कमिटी है कि ये त्रुटि हुआ कैसे। ठीक है मिस्टर ये जरूर ये दोनों कमिटी आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आतंकवादी हैं या बेरोजगार हैं या किस चीज से त्रस्त हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन ये जो इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। धीरेन्द्र जी, मिश्रा सर भी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है। धीरेन्द्र जी, आपको क्या लगता है, बेरोजगारी वजह, महंगाई वजह, या इसके पीछे कोई साजिश, कोई तार, कोई ग्रुप या कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पे पूजा जी कहीं ना कहीं ये बड़ा ग्रुप है। जिन 2-4 लड़कों का नाम आ रहा है, सिर्फ उनका ये घटना का अंजाम दिया हुआ है, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। लेकिन तब तक गंभीरता से विपक्ष को भी इंतजार करना चाहिए, न कि आने के साथ कि बेरोजगारी मुद्दा है। अगर बेरोजगारी मुद्दा होता तो उसका ये तरीका नहीं कि आप लोकसभा के अंदर में या कोई ऐसी संस्थाओं के अंदर में आप सेंधमारी कर देंगे। यहाँ पे कई विदेशी ताकतें हमारे खिलाफ लगी हुई हैं। विपक्ष को और देश के अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों को चाहिए था ऐसे समय में कि जब तक जांच नहीं पूरी होकर आ जाती है तब तक बयानों से बचना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिना जाने सुने एक बड़े दल के नेता कह देते हैं कि ये बेरोजगारी मुद्दा है। अगर बेरोजगारी मुद्दा होगा तो आप कहीं पे जाके इस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं करेंगे ना। यहाँ पर आतंकवाद बेरोजगार हो गया मोदी जी के नेतृत्व में, यह सच्चाई है। आतंकवाद जब बेरोजगार है और खास करके विपक्ष भी अभी के समय में बेरोजगार है, आवाम की आवाज उठा करके ये आतंक की सराहना कर रहे हैं। आतंकवादी घटनाओं को कहीं से भी सही ठहराने का प्रयास करना कहीं ना कहीं। ठीक है अनुमा जी, बेरोजगारी अगर उनके दिमाग में एक मुद्दा थी भी कि वो इस वजह से इस तरीके का प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का एक तरीका होता है। आतंकवाद, आंदोलन, प्रदर्शन ये अलग शब्द हैं, एक तरीका होता है। क्या इस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच करके पार्लियामेंट में घुसकर इस तरीके की वारदात को अंजाम देना, क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि यह सही तरीका था? क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकती हैं बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर, अनुमा जी? पूजा जी, गोरख पांडे जी की कविता है, राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सबने बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। अब बात है सिक्योरिटी की, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। भारत और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, सिक्योरिटी के मामले में लापरवाहियों में विश्वगुरु बना है। आज ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि आज कोई डर नहीं है। चीन 2000 किलोमीटर अंदर आके बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री इतने डरपोक हैं कि जाके अभी तक चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं की। तो ये लोग जिस तरह से किसानों को आतंकवादी कह देते हैं, खालिस्तानी कह देते हैं, साजिश थ्योरी के जनक भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके घटक दल हैं। ये साजिश थ्योरी ही जबरदस्ती विपक्षियों के ऊपर मढ़ना चाहती है। एक साजिश बनाएंगे, लोगों को कहेंगे कि ये साजिश है। अरे भाई, बेरोजगारी इस देश का काला सच है। आप ही के चैनल पे कल मैंने सुना था कि यहाँ बेरोजगारी की दर जो है 45 वर्षों में सबसे ज्यादा है, 8.8%। क्या आप लोग जो हैं वो देश के खिलाफ हैं? आप जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं गलत कर रहे हैं क्या? जो 22 साल 25 साल से कम का युवा है, 42.5% बेरोजगारी है। अरे बेरोजगारी एक अलग मुद्दा है जो मेन मुख्य पृष्ठ पर होना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी अलग मुद्दा है, क्या ये मुख्य पृष्ठ पर होना चाहिए? मैं अभी भी कह रही हूँ इस डिबेट में कि 8.8% बेरोजगारी दर है, ये सच है। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। पीके मिश्रा सर कुछ बता रहे हैं जी।
मिश्रा सर, मैं आ रही हूँ अनुमा जी, आपके पास आ रही हूँ। पूरी कर लेने दीजिए। पूजा जी मैं क्लियरली प्लीज 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 वेट प्लीज वेट। जी मिश्रा सर बोलिए आप। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो है मैं क्लियरली बताता हूँ कि देखिए एक रिक्शा पुलर लखनऊ से चंडीगढ़ आता है मीटिंग अटेंड करने से, लखनऊ से मसूरी वहाँ पर जाता है, मैसूर जाता है मीटिंग अटेंड करने के लिए, और ये 5 जगह से लोग जो हैं वो 2 साल हुआ प्लानिंग कर रहे हैं और देखिए कहाँ कहाँ पर वो नहीं गए हैं, और ये प्लानिंग जो है 2 साल से चलते रह रहा है। ये बेरोजगारी का सवाल नहीं आता है। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, किसी पार्टी के साथ मैं संपृक्त नहीं हूँ, मेरे को सुन लीजिए, क्योंकि ये जो 5 लोग जो है ये देखिए अनुमा जी मिश्रा सर की बात पूरी होने दीजिए, अभी समय है मेरे पास, मैं आ रही हूँ, एक-एक करके सबके पास उनको फंडिंग कौन किया है, उनको पॉइंट है उन्हीं से कहना चाहती हूँ। अनुमा जी आई एम नॉट रिपीटिंग, आई एम नॉट रिपीटिंग, मिश्रा सर नो आई एम नॉट रिपीटिंग। जो मैसूर जाता है, जो मसूरी जाता है, जो चंडीगढ़ जाता है मीटिंग के लिए रिक्शा पुलर, इसका फंडिंग, इसका टिकटिंग, एयर टिकटिंग कोई नहीं कर सकता है जो गरीब है, तो इसका मतलब फंडिंग हुआ है, फंडिंग बाहर का कोई ग्रुप किया हुआ है। और ये मेरे को बहुत जरूरी है कि बोलना इसके साथ कि ये एक बहुत ग्रुप का जालसाजी है, इसको लाइटली लेना नहीं चाहिए। मैं नहीं बोलता हूं कि लोगों को ऑनरेबल एमपी रेकमेंड करेंगे, बहुत बड़ी बात है ये। अनुमा जी आप अपनी बात कीजिए, फिर मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगी। अनुमा जी बोलिए। पूजा जी मैं ये कह रही हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के समय में सारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स यानी कि प्रणालियां और पद्धतियां पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड हैं। इस पर बात कीजिए। सुरक्षा में चूक होती है, इंटेलिजेंस फेलियर होता है, पुलवामा होता है, ये सब क्यों होता है? हम तो बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारी की बात कर रही हैं, हम तो बात कर रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा में। एजेंसियां कर रही हैं, चैनल्स कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात चैनल्स कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात वो युवा कर रहे हैं जिनकी रिपोर्ट आ रही है बाहर, वो कर रहे हैं। अनुमा जी एक बात बताइए, देखिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को अखिलेश यादव ने भी बोला, विपक्ष के नेता कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन साजिश पर अगर बेरोजगारी का लिबास पहनाया जा रहा है तो क्या यह सही है? सवाल ये है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सिद्धार्थ जी, लोगों को बरगला, पूजा जी साजिश थ्योरी लोगों को बरगलाने के लिए है, देश के लोगों को गलत रास्ता दिखाने के लिए ये साजिश थ्योरी की भारतीय जनता पार्टी है। एक मिनट में जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, केवल बेरोजगारी मुद्दा है? कोई साजिश नहीं थी इसके पीछे और बड़ी? साजिश की पड़ताल करिए ना, हम वही चाहते हैं। तो हम कह रहे हैं अनुमा जी, साजिश की पड़ताल तो होने दीजिए, पड़ताल तो होने दीजिए, सामने आएगा ना कि बेरोजगारी की वजह से हुआ है या किसकी वजह से। अनुमा जी हम भी वही बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ना दी जाए। अनुमा जी आप कंफ्यूज हो रही हैं, आप खुद अपनी बात बोलकर कंफ्यूज हो रही हैं। पर इस पूरे मुद्दे को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। ठीक है अनुमा जी, सिद्धार्थ जी कंफ्यूज नहीं हूं मैं। सिद्धार्थ जी आप अनुमा जी की बात का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल मैं उसमें ऐड करूंगी, क्योंकि आपने जब अपने वक्तव्य की शुरुआत की तब आपने कहा कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, खास ग्रुप की कोई आइडियोलॉजी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि वो कौन से सांसद थे जिनके विजिटर पास को लेकर वो एंटर हुए थे, ये जो युवक थे एंटर हुए और इतना कोहराम संसद में मचाया, वो बीजेपी के सांसद थे, हाँ या नहीं? सिद्धार्थ जी बताइए। बिल्कुल पूजा जी, मैं तो आपकी बात का भी जवाब देता हूं। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। तो क्या जो बीजेपी के सांसद थे प्रताप सिम्हा, क्या वो किसी ऐसी आइडियोलॉजी के लोगों के साथ जुड़े हुए थे, तभी उन्होंने ऐसे विजिटर पास दिए किसी को भी कि आइए आप संसद में एंटर कीजिए? मैं जवाब दूं पूजा जी? जी पूजा जी, मैं अनुमा जी की बात का भी जवाब देता हूं। बहुत अच्छी नब्ज अभी पकड़ी जा रही थी और राहुल जी की भी यही नब्ज है। वास्तव में बात यह है कि राहुल जी चूंकि खुद इतने बेरोजगार हो चुके, इसलिए वो ना कोई विषय की गंभीरता समझ पाते हैं, ना ही देश में कुछ चल रहा है उस पर गंभीरता पे जवाब दे पाते। पूजा जी दो बात नहीं हो सकती। अनुमा जी बीच में नहीं, प्लीज एक एक करके। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप भी सहिष्णु रहिए। देखिए दो बात नहीं हो सकती पूजा जी। एक तरफ ये नहीं कहा जा सकता कि भाषा का चयन शिष्ट हो, बस
एक तरफ ये नहीं कहा जा सकता कि एक बहुत बड़ी चूक है, और दूसरे तो ये नहीं कहा जा सकता अरे ये तो संवेदना रखनी चाहिए, तो बेरोजगार बच्चे थे, ऐसा था वैसा था। ये राहुल जी को किसने आकर बताया? अरे जांच हो रही है तो जांच होने दीजिए। पर वास्तविकता ये हो चुकी है कि देश का हर एक नागरिक कह रहा है कि मैं वोट भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, पर मैं भाषण सुनना चाहता हूं, वक्तव्य सुनना चाहता हूं राहुल जी का, क्योंकि राजनीति और देश का विकास एक तरफ है पर मनोरंजन एक तरफ है। यह मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ जी, ये देखिए डिबेट बहुत गंभीर है, ये मनोरंजन की डिबेट बिल्कुल नहीं है। आप मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। क्या प्रताप सिन्हा किसी ऐसी आइडियोलॉजी के लोगों के साथ जुड़े हुए थे जिन्हें आप आतंकवादी बता रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि वो टेरर फैलाने के इरादे से आए थे? पास तो आप ही के सांसद की तरफ से दिया गया था ना उन्हें। अब पूजा जी मैं बिल्कुल पास पर बात करता हूं। देखिए जिस प्रकार की एक हाई लेवल कमेटी लोकसभा के स्पीकर द्वारा होम मिनिस्टर को चिट्ठी देकर के बनाई गई है, जिसमें वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डीजीपी हमारे देश के उसमें उसको चेयर कर रहे हैं और सभी एजेंसीज के लोग उसमें हैं, वो हर पक्ष की जांच करेंगे। अब पास हमारे देश में कैसा बनता है, हम में से कोई यहां पर सांसद नहीं है। अनुराग जी बहुत जल्दी सांसद बनेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से, वो भी बता पाएंगे। स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए सांसदों द्वारा ही पास बनाए जाते हैं। कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति सांसद माध्यम है संसद में जाने के लिए, अगर वहां भी चूक हुई है उस पर भी जांच की जाएगी। किसने मना किया? पर अगर किसी ने सांसद ने कोई पास बना करके दिया, उस पास का दुरुपयोग करके अगर कोई उस संसद में जाकर के किस प्रकार की बात अगर कोई करता है तो वो जांच के दायरे में है। ठीक है, मैं मानता हूं कि जब जांच ठीक है सिद्धार्थ जी, अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी आप कुछ, हाँ आप जवाब भी दीजिएगा। और मुझे मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि एसटी हसन साहब भी कह चुके हैं कि इसमें सांसद की कोई गलती नहीं है। एसटी हसन साहब भी कह रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए। अनुराग जी आप ही से बात करें। मैं तो अजीब सा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पता नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ नहीं, अजीब सा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैसी बातें कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर में सुरक्षा को लेके, सुनिए, सुरक्षा को लेके कोई आवाज उठाई जाती है तो आप पार्लियामेंट के सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे। महिला समस्या पे कोई आवाज उठा दी जाती है तो आप संसद से पार्लियामेंट सांसदों को बाहर कर देते हैं। महंगाई, बेरोजगारी में देश के मुद्दों पे जैसी आवाज उठाता है अरे अनुराग जी, ये बहस का विषय नहीं है, ये जांच का विषय है। की आवाज को संसद में उठना नहीं देना चाहते हैं। आप चाहते नहीं है कि विपक्ष संसद में बात रखे जनता की। आप जनता से नजरें चुराते हो। आप चाहते नहीं है कि पार्लियामेंट में अंदर में बहस हो। आप चाहते नहीं है सच सामने आए। आप क्या छुपाना चाहते हैं? क्या छुपाना चाहते हैं? महिलाओं की समस्या पे जब बहस होती है तब आप पार्लियामेंट से, आपने तो उन सदस्य को भी बाहर कर दिया जो पार्लियामेंट में थे ही नहीं। आपने 15 सदस्य को बाहर निकाला जिसमें एक सदस्य थे जो पार्लियामेंट में नहीं थे। लेकिन अनुराग जी मैं पूर्वाग्रह से आप बैठते हो। अनुराग जी आप कह रहे हैं कि सांसदों को बाहर निकाल दिया गया, बिल्कुल सही। मैं इस बारे में सवाल सिद्धार्थ जी से पूछूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि जिस सांसद को लेकर हम खुद सवाल पूछ रहे हैं, प्रताप सिन्हा, जिनके विजिटर कार्ड पर वो एंटर हुए हैं, उनको लेकर एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि भाई सांसद की तो कोई गलती नहीं है। आपको लगता है गलती है क्या प्रताप सिन्हा? बात सुन लीजिए, ऐसे कैसे नहीं गलती? मैं कह रहा हूं सांसद की गलती है। अरे मैं कह रहा हूं क्यों नहीं गलती है? 100% गलती है और उनको बुला के पूछताछ करनी चाहिए। यही अगर विपक्ष के किसी सांसद ने लिख दिया होता तो कपड़े फाड़ रहे होते ये लोग अब तक। जब नहीं, कमाल की बात है, इनके सांसदों पे आरोप लगेगा तब उसको बोलेंगे नहीं नहीं ये तो पब्लिक की बात होती है। आज ये बताइए कितनी बड़ी ब्रिज है, आपने लेटर दे दिया और वो अंदर घुस गए, खुदा ना खास्ता उनके पास और कुछ होता। महुआ मोइत्रा को आप निकाल सकते हो सदन के अंदर जल्दी जल्दी से। आप अपने सांसद की बात काट रहे हैं अनुराग जी, आप जानते हैं ना। आप कह रहे हैं सांसद की गलती है। मेरी बात आप सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, अरे मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सांसद की गलती है। सुन लीजिए, हल्ला मत मचाइए। मैं कह रहा हूं गलती है और इनको जिस तरह से महुआ मोइत्रा को जल्दी जल्दी से, अरे यार मेरी बात, अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूं गलती है तो क्यों चिल्ला रहे हैं आप बेवजह? जब मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि इनके महुआ मोइत्रा को तो इन्होंने फटाफट निकाल दिया तुरंत के तुरंत। यहां पे कुछ उनका कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं मिला। यहां सांसद चिट्ठी लिख देता है और इस तरह के लोग अंदर घुस जाते हैं और जो कारनामा करते हैं वो आपको सबको पता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी बात, रमेश बिदुड़ी ने पूरे संसद का अपमान किया, पूरे देश का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया। वो पार्लियामेंट में अभी भी बैठा है। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के एमपी के ऊपर कोई भी आरोप लगे, चाहे महिला अत्याचार का आरोप लगे, सुन लीजिए, चाहे महिला अत्याचार को आरोप लगे, चाहे उनके पास कैश फॉर इस तरह की एक्टिविटीज को अंदर भेजने पर आरोप लगे या संसद का अपमान करने का आरोप लगे, आपने अपनी बात कह दी। लेकिन जैसे ही मैं सवाल पूछने लगती हूँ तो आप भागने लगते हैं। मैं तो कह रही हूँ, आप बोल रहे हैं कि सांसद की गलती, आप ही के पार्टी के सांसद है ना एसटी हसन साहब, वो बोल रहे हैं कि सांसद की कोई गलती है नहीं इसमें। मैंने इसको लेकर आपसे सवाल पूछा था। खैर ठीक है, मैं लौट रही हूँ। धीरेन्द्र जी बहुत समय से कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो मैं तो धीरेन्द्र जी बताइए, क्यों सांसदों को निकाल दिया जाता है जब सदन में वो आवाज उठाते हैं? तो क्या उनको इतना भी अधिकार नहीं कि वो सदन में अपनी बात रखें? निष्कासित कर दिया जाएगा?
महुआ मोइत्रा का भी सवाल उठाया था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। अरे अब आप चुप रहिए ना भाई, आत्मा आप अपनी बंद रखिए ना। मैं महुआ मोइत्रा का बात किया था और इन्होंने प्रताप जी का बात किया, दोनों को कोरिलेट नहीं करिए, दोनों अलग चीज है। पास देने का प्रावधान लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को दिया है, उसके तहत अगर उनकी वहां से गलती हुई है जिसकी जांच चल रही है और उनसे भी पूछताछ हो रही है, तब तक आप धैर्य रखिए। लेकिन क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी और को देने का प्रावधान लोकसभा में किसी सांसदों को दिया गया है? वो गैर कानूनी था, इसलिए उन पर गैर कानूनी कार्रवाई काम किया तो कानून सम्मत कार्रवाई हुई है। विपक्ष में आसन के पास जाके विपक्ष के नेता अगर आसन को चलने नहीं देना चाहते, सदन को चलने नहीं देना, अरे आप चुप रहिए। और कौन? अरे चुप, अरे भाई आप शांत क्यों रहिए? कांग्रेस जनता की आवाज दबा रहे हैं, आप जनता का गला घोट रहे हैं, आप जनता की आवाज नहीं उठाने देना। अनुराग जी, मैंने आपको पूरा मौका दिया, वक्त दिया बोलने का। धीरेन्द्र जी, काफी देर के बाद उनका समय आया है। धीरेन्द्र जी का समय बहुत देर के बाद आया है। अनुराग जी प्लीज, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। अनुराग जी प्लीज एक एक करके, अनुराग जी एक एक करके ना बोलने दीजिए ना, डिबेट खराब मत कीजिए। ये चाहते नहीं विपक्ष की आवाज नहीं, ये चाहते अनुराग जी सदन भी नहीं चल पा रही है, सदन में भी कोई बात नहीं रख पा रहा है, डिबेट में भी आप बीच बीच में बोले जा रहे हैं। धीरेन्द्र जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी उठा रहे हैं बेरोजगारी की बात। मैं कहना चाह रहा हूं कि दो प्रधानमंत्री हमने आतंकवाद में खोए हैं और इसी कांग्रेस पार्टी के खोए हैं। उस पार्टी का प्रवक्ता अगर इस तरह से बोलता हूं, पूरा देश देख रहा है, मुझे दुख है। आज कोई बड़ी घटना नहीं घट सकी, अलग बात है, लेकिन कुछ भी हो सकता था। हमने दो प्रधानमंत्री खोए हैं और अगर बेरोजगारी पर इतनी बात थी तो अपने जैसे जो इनके धीरज साहू जैसे भ्रष्ट नेताओं के पास से 351 करोड़ रुपया मिलता है नगद, वैसे नेताओं को इनको कहना चाहिए कि तुम अपने पैसे निकाल दो, देश में काम आएगा। समाजवादी पार्टी अरे सुरक्षा में चुप हुई है तो दुनिया जान रहा है। और समाजवादी पार्टी को जब देने के रोजगार की बात थी तब इन्होंने हाथों में कट्टे पकड़ा। आ रही हूं अनुमा जी, आपके पास आ रही हूं। इनके वजीर आजम और अतीत हुआ करते थे। लेकिन धीरेन्द्र जी देखिए, मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, जो बात बार बार कही जा रही है, अनुराग भदौरिया साहब भी, अनुमा जी भी है, वो भी कह रहे हैं कि अगर आप सांसदों को निष्कासित कर देंगे क्या, अगर वो आवाज उठाएंगे किसी मुद्दे को लेकर, सुरक्षा को लेकर, तो उन्हें संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा क्या? ये सही था क्या धीरेन्द्र जी? मैं कह रहा हूं कि क्यों उठाया गया, यहाँ पे आइए। सांसदों की मांग को तो माना गया कि लोकसभा अध्यक्ष के पास जांच की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी तो सांसदों के सामने सभी सांसदों को रखा जाएगा। इसके बावजूद सदन को नहीं चल रहा। अरे भाई, मांग तो आपकी मान ली गई, जांच हो रही है, आप कैसे बोल रहे हैं? अरे लोकसभा अध्यक्ष उसकी जांच, अरे लोकसभा के अंदर में, अरे भाई विपक्ष की आवाज कहाँ बंद करे? अगर जवाबदेही मांगी जा रही है तो वो तो सरकार से ही मांगी जाएगी ना, जो सत्ता में होगा वही तो जवाब देगा ना। धीरेन्द्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। अनुमा जी कुछ कह रही हैं। अनुमा जी, मेरा ये कहना है कि पूजा जी, आपकी तारीफ करती हूँ कि आपने कड़े सवाल विपक्षी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनसे भी पूछे, लेकिन इस तरह के डिबेट भारतीय जनता पार्टी को अपराध बोध से मुक्त कराने का एक जरिया बनते हैं, दर्शकों को बरगलाते हैं कि ये विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद इतने दो मुहे थे कि जब 26/11 हुआ था तो वो बाहर खड़े होकर बयान दे रहे थे। तो ऐसे दो मुहे लोग आज दूसरों को कहते हैं कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं। ये अपराध बोध से मुक्त कराने की जो साजिश है ये गलत है। यहाँ संसद के ऊपर जो सुरक्षा में मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, देश के प्रधानमंत्री को लेकर आप बयान दे रहे हैं तो थोड़ा सा मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। संसद में सेंधमारी मुद्दा सुरक्षा या फिर बेरोजगारी, लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से इतना बड़ा ये लापरवाही में चूक और जिस तरीके से हमने देखा सुरक्षा में चूक की तस्वीरें सामने आई, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार बयान सामने आ रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सिद्धार्थ जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि लगातार देखिए जब बेरोजगारी के मुद्दे पर बात हो रही है तो एक सवाल तो सर ये भी बनता है ना कि जब हम देखते हैं सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही और उसके बाद सदन के बाहर महिला जो वहां पर मौजूद थी, जो प्रदर्शन करने की तैयारी के साथ वहां पर आए थे, तो उनकी तरफ से खुद ये स्टेटमेंट दिए गए कि हम बेरोजगार हैं, हम परेशान हैं, और आंकड़ा भी ये बताता है कि 8.8% बेरोजगारी दर भारत में है। तो इस मुद्दे से भी आप इनकार तो नहीं कर सकते ना कि बेरोजगारी कोई विषय नहीं है चर्चा का।
सिद्धार्थ जी। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि जो विषय हुआ उसको ऐसे किसी भी विषय से रिलेट करना ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ऐसा तो फिर ये इसी आर्गुमेंट से तो आज तक की ये पॉलिटिकल पार्टियां उनको भी जस्टिफाई करती है कि कश्मीरियों के साथ ऐसा होता था इसलिए बंदूकें उठाई गई। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी बंदूकें नहीं उठाई। देश में आतंकियों के साथ, एक समुदाय के साथ ऐसा होता है इसलिए वो आतंकी बनते हैं। ये प्रकार का आर्गुमेंट नहीं हो सकता और इस विषय पर कोई बहस भी नहीं हो सकती। ये एक जांच का विषय है। अगर एक दिन ऐसा चुना जाता है जब देश की संसद पर हमला किया गया था 20 साल पहले, उसी दिन पर, एक आतंकी हमले वाले दिन पर, अगर कुछ लोग तय करते हैं कि वो हमारे लोकतंत्र के मंदिर के अंदर घुस के पूरी तैयारी के साथ वहां पर अगर रकस क्रिएट करेंगे तो मेरे मन में कोई संवेदना नहीं है। मैं उनको किसी कवच में नहीं बैठाऊंगा और बैठाने वालों से भी मैं प्रश्न करता हूं और देश प्रश्न करता है। ठीक है, आपकी बात ठीक है कि इस मुद्दे को, ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन आप ये मानते हैं कि देश के लिए बेरोजगारी एक मुद्दा है, बेरोजगार हैं, युवा परेशान हैं, त्रस्त हैं, ये मानते हैं आप सिद्धार्थ जी? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता पूजा जी, बिल्कुल नहीं मानता। और मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा एक नैरेटिव बिल्डिंग और एक प्रोपेगेंडा का काम है जो विपक्ष कर रहा है। चार उद्दंडियों के पीछे एक कायर की तरह छुप करके विपक्ष कोशिश कर रहा है कि अगर वो पूरे एक बेरोजगारी को लेकर के एक देश में प्रोपेगेंडा बना पाए तो ये दुखद है। आज देश में 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स है पूजा जी। आज टियर 2 टियर 3 सिटीज में $1 बिलियन कंपनीज बन रही हैं। और कौन सा 8% का डेटा? पीएफएलओ का डेटा आया है अभी कल ही, 5% से कम बेरोजगारी देश के अंदर है। वो डेटा भी हमको बताता है। सिद्धार्थ जी, डेटा को नकार नहीं सकते और बेरोजगारी समस्या है, महंगाई समस्या है, इसको भी नकार नहीं सकते। देखिए, सरकार किसी की भी वो कोशिश करती है। जी, सीएमआई का डेटा है ये। मैं 10 सेकंड की बात ले रहा हूं। अब मैं जानता हूं आप सीएमआई की डेटा को बताएंगे। एक प्राइवेट एजेंसी की डेटा पर आप कहेंगे 9% का आंकड़ा मैं मान लूं, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन सिद्धार्थ जी, मैं देश की रेप्यूटेड ट्रस्टेड एजेंसी, हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा मैं यानी आपको लगता है कि देश में हर युवा के पास नौकरी है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? ठीक है, ऐसा सिद्धार्थ जी, सबके पास नौकरी है। अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान ऑटो रिक्शा चला रहा है या रिक्शा चला रहा है तो आपके हिसाब से उसके पास जॉब है। अगर वो मजदूरी कर रहा है तो आपके हिसाब से उसके पास जॉब है, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं पूजा जी, सबसे पहले तो 5% और 8% की बात अलग है। 5% बेरोजगारी देश में है। बेरोजगारी एक ग्लोबल चैलेंज है। कोविड के बाद से ग्लोबल चैलेंज बना, इसको किसी ने डिनाई नहीं किया। पर जॉब सीकर, कौन नौकरी लेना चाहता है और वो बेरोजगार है, इस डेटा में ही बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अभी अनुमा जी बोल रही थी 42% है 22 ईयर्स से नीचे का। अरे हमारे देश में 25 साल तक, 30 साल तक तो आप ही के पार्टी के नेता तो पढ़ भी रहे हैं, बहुत लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। आप उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट डेटा में मान सकते हैं? 22 साल से सिद्धार्थ जी, एक सवाल है मेरा एक सवाल अनुराग जी आपसे भी है और अनुमा जी आपसे भी है, दोनों से मेरा सवाल है। अनुमा जी, पहले आपके पास आ रही हूं। मुझे बताइए कि अगर वाकई बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है कि देश का युवा इतना त्रस्त है कि उसे कोई विकल्प नहीं मिल रहा तो वो संसद के अंदर घुस जाता है सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए, तो देश के 3 इतने बड़े राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 हिंदी राज्य, कैसे जीत गई बीजेपी? युवा वोटर नहीं थे क्या वहां पर? अनुमा जी, देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत अपने आप में एक, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है। ये मैं कई बार, अपने विचार हैं मेरे, क्योंकि मैं वहाँ जमीन पर थी। पर इस जीत को आप हमेशा, जो मुद्दा है ना, मुद्दे को नहीं भटका सकते। भारतीय जनता पार्टी तो केवल चुनाव केंद्रित पार्टी है, उसको ना तो देश से मतलब है ना देश की सरहदों से मतलब है। आपको मालूम है, इन्होंने जो स्किल इंडिया में 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग किया, उसमें से 22 लाख लोगों को किसी तरह के पार्ट जॉब्स मिले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो गलतियां हैं उसको ये मुलम्मा नहीं चढ़ा सकते कि वो जीत गई। जीत तो रही है, क्या उसका कारण पोलराइजेशन है, क्या उसका कारण कोई इनऑर्गेनिक तरीके हैं, उस पर भी सोचना पड़ेगा। लेकिन जीत से हमारे देश की सच्चाइयां नहीं जुटलाई जा सकती, ना तो बेरोजगारी की, ना महंगाई की और ना सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक की। ठीक है, तो अनुराग जी, अनुमा जी तो कह रही हैं कि पोलराइजेशन की वजह से बीजेपी जीत रही है और बेरोजगार युवा भी जो हैं वो भी वोट कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं कुछ अता पता नहीं। देश में अगर युवा बेरोजगार हैं तो उनके मन में तो होगा ना कि भाई वोट की चोट करें, ना जिताएं बीजेपी को। जबरदस्ती वोट थोड़ा ना दिलाए जाते होंगे सर। अनुराग जी, तो भारतीय जनता पार्टी को मान लेना चाहिए कि 70 साल से जो गाना गाते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने या जो सरकारें रही हैं उन्होंने देश को बर्बाद किया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो 70 साल से वो भी जीत रहे थे, तो वो भी उन्नति कर रहे थे ना देश की। तो भारतीय जनता पार्टी मान ले इस बात को। अगर जीतना ही पैमाना है तो फिर 70 साल तक तो दूसरी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी देश का विकास किया ही होगा ना। ये मान ले भारतीय जनता पार्टी, फिर क्यों बोलती 70 साल तक कुछ नहीं हुआ? जीतना हारना अलग चीज होती है, जनता की अलग बात है।
चुनाव तो जीत सकते हो, कल चुनाव आप हार भी जाओगे, लेकिन आपके जो मुद्दे हैं आप हमसे मत पूछिए, किसी प्राइवेट एजेंसी से नहीं, किसी सरकारी एजेंसी नहीं। पूजा जी आप अपना माइक लेके घर के अगल बगल चले जाइए, रोड पे घूम लीजिए और पूछ ले जनता से महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं। जनता आपको 100 से पूछोगे 100 के 100 बोलेंगे महंगाई भी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है। मैं धीरेन्द्र जी और पीके मिश्रा सर से एक रिएक्शन फटाफट से ले लेती हूँ। ठीक है धीरेन्द्र जी बताइए, बेरोजगारी तो देखिए मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है, हर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है यकीनन, लेकिन मुद्दा तो है ना सर। मैं इसको कहीं इनकार करता हूँ, अगर मुद्दा नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री की विश्वकर्मा योजना जैसी योजना नहीं चलाते, 15,000 करोड़ रुपया देके, मेक इन इंडिया जैसे योजना नहीं चलाते, वो स्टार्टअप इंडिया जैसे योजना की शुरुआत नहीं करते। ये कहीं ना कहीं रोजगार देने ही के लिए तो शुरू किया गया है और ये हक बनता है देश के देशवासियों को, युवकों को, और उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा बना करके आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर उसको सही नहीं ठहरा सकते किसी भी हालत में। और ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो न जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं। ये मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी मुद्दा हमारे ही परिवार के लोग हैं और उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मैं पीके मिश्रा सर के पास जाऊंगी और इस डिबेट को मैं उन्हीं के स्टेटमेंट से क्लोज करना चाहूंगी। मिश्रा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, अब आगे किस तरीके से इस सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए या कौन से ऐसे और तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना या इस तरीके का कुछ ना हो? आपको क्या लगता है मिश्रा सर, जल्दी से बताइए। बिल्कुल पूजा जी, मैं बड़ा क्लियरली बताऊंगा, अपॉलिटिकल बताऊंगा, क्योंकि जब नया संसद भवन बना तो लोकसभा राज्यसभा सिक्योरिटी का स्ट्रेंथ देख करके, चेक करके, बढ़ा करके उनको डिप्लॉयमेंट करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। नंबर 2, पब्लिक गैलरी का सिस्टम ठीक नहीं हुआ है नया संसद भवन में। तीसरा है चेकिंग के लिए न्यू टेक्निकल लॉजिस्टिकल एप्लीकेशन, पर्टिकुलरली एक्सप्लोरर बॉडी स्कैनर, आपका वेपर डिटेक्टर जो जूता के अंदर लेके जाते हैं, वेपर डिटेक्टर, एक्सप्लोसिव डिटेक्टर हर एक बिल्डिंग में होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। दूसरा है ट्रेनिंग ऑफ लोकसभा राज्यसभा सिक्योरिटी पर्सनल, उसके ऊपर भी ध्यान है। तीसरा है जैसे एयरपोर्ट में आप जूता निकालते हैं, कैप निकालते हैं, बेल्ट निकालते हैं, ये भी नहीं हो रहा है। मिश्रा सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि ये जहां जहां पर लापरवाही हुई है उन पहलुओं पर काम किया जाना चाहिए।